बीए फाइनल ईयर अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम अगस्त माह में है। उसी से जुड़े हुए ऑनलाइन वीडियो आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाने हेतु कुछ बाधाएं जो कोरोना के कारण उत्पन्न हुई, आपका अध्यापन बाधित हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति के प्रयास में और परीक्षा से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए भाग की जो श्रृंखला हमने आपकी तैयारी के लिए बनाई है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करके उसमें तीसरे क्रम का वीडियो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित है। हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन 4 भागों में से आधुनिक काव्य हमारे पाठ्यक्रम में है। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र इससे जुड़ा हुआ है। इसी पाठ्यक्रम के मद्देनजर आधुनिक काव्य धाराओं के मद्देनजर हमने छायावादी काव्य धारा के 4 प्रमुख कवियों के महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर एक श्रृंखला बनाई है भाग में, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ने वाले हैं। निराला का जन्म दक्षिण में हुआ, अहिंदी भाषी राज्य में, बंगाल, महिसादल। बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ 1896 ईस्वी में। मृत्यु इनकी होती है 1961 ईस्वी में इलाहाबाद के अंदर। इनके जो पिता है राम सहाय त्रिपाठी और रुक्मणी देवी माता, ये उत्तर प्रदेश के ही मूलतः थे। ये बंगाल में जाके व्यापार के सिलसिले में वहाँ बच जाते हैं। निराला राम सहाय त्रिपाठी और रुक्मणी देवी का एकमात्र पुत्र है। बचपन में ही काफी संघर्ष निराला ने देखा था। इसके लिए कुछ अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कवि हैं। आगे चल के जब ये बंगाल में अंग्रेज सैनिकों के साथ आए भारतीय सैनिकों से मिलते हैं, तो ये संस्कृत और हिंदी के प्रति झुकाव के कारण उनसे हिंदी सीखते हैं। फिर ये रामचरितमानस वगैरह पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ करते हैं और उसी समय से दक्षिण में रहकर ही हिंदी भाषा का चलते फिरते ज्ञान अर्जित करके ये आदमी, ये कवि हिंदी का प्रसिद्ध कवि बन जाता है। हालांकि माता पिता की मृत्यु के उपरांत ये उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाते हैं। इनका निवास उत्तर प्रदेश में आने के बाद गढ़कोला, उन्नाव जिला रहा। इनकी पत्नी इनके काव्य की प्रेरणा स्रोत रही। नाम है मनोहरा देवी। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की सज्जन महिला थी। निराला इनसे अथाह प्रेम किया करते थे, लेकिन मनोहरा देवी की असामयिक अकाल मृत्यु हो जाने के कारण निराला विक्षिप्त हो गए थे। फिर आगे चल के इन्होंने अपने पुत्र रामकृष्ण और पुत्री सरोज का पालन पोषण किया, किंतु अपनी पुत्री सरोज से अथाह प्रेम करने वाले निराला अपनी पुत्री की मृत्यु पर टूट जाते हैं और इसी टूटन में, इसी अवसाद और निराशा में वो हिंदी की महान त्रासदी, हिंदी का महान शोक गीत सरोज स्मृति लिखते हैं 1938। इनके आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद रहे। दक्षिण में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद विशेष प्रसिद्ध हैं। उनका प्रभाव इनकी काव्य पर भी देखा जाता है। इसी कारण अपने आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद और प्रभाव रामकृष्ण परमहंस के कारण इनके काव्य में जो दर्शन रेखांकित होता है वो अद्वैतवाद रहा। निराला के प्रिय हिंदी कवि तुलसीदास रहे और यूं हिंदी के इतर जिनसे निराला प्रभावित रहे वो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महेश या रुद्र कहा जाता है। इनको छायावाद का सलागा पुरुष भी कहा जाता है। इनको ओज औदत्य का कवि रामविलास शर्मा ने कहा, जिन्होंने इनके ऊपर बहुत बड़ी आलोचना लिखी है, निराला की साहित्य साधना। इन्हें तृप्ति का कवि, अकुंठ वैश्य श्रृंगार का कवि भी कहा जाता है। बाल नाम इनका रविवार के दिन जन्म लेने के कारण सूर्य कुमार या सूरज कुमार था।
जिसको आगे चल के इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में स्वयं ही परिवर्तित कर दिया। इन्हें महाप्राण कहा जाता है। ये महाप्राण की उपाधि इनको गंगा प्रसाद पांडे ने दी। इनका काव्य छायावादी भी है, प्रगतिवादी भी है, प्रयोगवादी भी है, मानवतावादी भी है, अद्वैत दर्शनवादी भी है, टैगोर से प्रभावित भी है और समकालीन परिस्थितियों का चित्रण करने वाला भी है। काव्य देखते हैं। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है अनामिका 1923, जिसका द्वितीय संस्करण आता है 1938 में। फिर अनामिका के साथ और नाम देखें तो अर्चना, आराधना, गीतगुंज, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और बेला इनके छायावादी काव्य की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो है सरोज स्मृति 1935 में लिखित, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखित 312 पंक्तियों की बंगाल के कर्तिवास रामायण की प्रभावित रचना है। इनके प्रिय कवि तुलसीदास के ऊपर इन्होंने एक काव्य लिखा तुलसीदास 1938 में प्रकाशित। इन्होंने हिंदी में लंबी कविताएं, दीर्घ कविताएं भी लिखी, जैसे राम की शक्ति पूजा 312 पंक्ति की है। उसी तरह बादल राग ये भी बहुत प्रसिद्ध कविता है। और हमारे पाठ्यक्रम में जागो फिर एक बार कविता जो है वो भी लंबी कविता की श्रेणी में आती है और जागो फिर एक बार कविता अनामिका के प्रथम संस्करण में संकलित है। इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923, प्रथम कविता जूही की कली जो हमारे पाठ्यक्रम में है 1916 और बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखती है जूही की कली। द्विवेदी युग में लिखी गई, महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका में छापने के निवेदन के साथ भेजी गई, लेकिन महावीर जी ने जूही की कली कविता को पत्रिका में छापने से स्पष्ट मना कर दिया। यही कविता जो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में नहीं छापते हैं, यही जब छायावाद आता है तो छायावाद की बहुत ही प्रसिद्ध कविता बन जाती है। अंतिम कविता इनकी है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इनका अंतिम काव्य है सांध्य कांकली जो 1969 में प्रकाशित हुआ। हमारे पाठ्यक्रम में इनकी जो मुख्य मुख्य कविताएं हैं उनके नाम मैं आपको गिना दूं। जूही की कली 1916, संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, विधवा और भिक्षु। जूही की कली, संध्या सुंदरी दोनों प्रेम प्रकृति कल्पना पर आधारित है, छायावाद की रचनाएं। जागो फिर एक कविता सिंगारिक भी है और राष्ट्र प्रेम की भी है। विधवा और भिक्षुक कविता इनकी प्रगतिवाद की रचना है। इस तरीके से हमने निराला के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा भागा की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर छायावाद की एकमात्र कवयित्री महादेवी वर्मा, छायावाद की चतुष्टयी में अंतिम चौथी कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए